हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आइए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले डाना को दाना के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। दाना जो आया था वो एक साइक्लोन था जो आया था बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा के ऊपर हाल में हमने देखा था। और ये है डाना एक ऐसा वेदर फेनोमेना है जो स्पेन में आया था। स्पेन में एक भयंकर तूफान आया है, बाढ़ आई है, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। ये काफी अलग है। इसका असल में मतलब होता है कोल्ड ड्रॉप। और ये कोल्ड ड्रॉप कैसा हुआ? ये कोल्ड ड्रॉप कुछ ऐसे होता है कि चलो एक माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन के पास आपका एक बड़ा सा मेडिटेरेनियन सी है। तो होता यह है कि सी से जब एक कोल्ड एयर का पॉकेट ऑफ कोल्ड एयर आ रहा है वार्म वाटर के ऊपर, वो आया। इस तस्वीर के थ्रू समझते हैं कि मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, यहां से एयर बह रही है, कोल्ड एयर बह रही है। कोल्ड एयर अटलांटिक ओशन से आई, नीचे की तरफ गई। जब वो नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ का जो वार्म एयर है, क्योंकि सतह के पास था ये बाहर से आया ठंडी हवा, नीचे गर्म हवा को ये धकेल के ऊपर की तरफ भेजती है। ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और ये असल में गर्म हवा क्यों है? एक तो पहले ये शहर मेडिटेरेनियन के पास से आ रही है, शहर की तरफ से आ रही है, तो ये धीरे धीरे तेजी के साथ ऊपर की तरफ उठती है। जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ कुछ बादल ले जाती है, जो बादल यहाँ फंस के रह जाते हैं। और इसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये दो करंट आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से तेज हवाएं बहती हैं, बिजली कड़कती है। तो यहां से बहुत ज्यादा ओले बरसना, फ्लैश फ्लडिंग होना हो जाता है, क्योंकि क्लाउड के कई सारे यहाँ पर जो ऐसे मार्जिन्स हैं जो इस जगह फंस जाते हैं, इसकी वजह से काफी बाढ़ यहाँ पर आ जाती है। और इसी को कहते हैं डाना, यानी कोल्ड ड्रॉप। यानी पर आपका हुआ क्या? कोल्ड ड्रॉप कैसा हुआ? यानी जो कोल्ड हवाएं थी ये आई और नीचे की तरफ आई। क्योंकि ये कोल्ड हवाएं नीचे की तरफ आई, गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठी, तो यहां बादल फंस गए और इन बादलों की वजह से धुआंधार बारिश हुई। और ये फेनोमेना है डाना। और ये क्योंकि कोल्ड और वार्म एयर आपस में मिल रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है? एक इनस्टेबिलिटी फैल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बादल बन रहे हैं, बादलों की वजह से धुआंधार बारिश हो रही है। और इसके पीछे वजह क्या होती है? ये होता कब है? तो ऑटम और स्प्रिंग के आसपास होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसे इवेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं जो बहुत तेजी से होते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। फ्लैश फ्लड्स आते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से बरसात बहुत कम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लगभग एक महीने में जितनी बारिश होती है ना, वो एक दिन में हो जाती है। इसलिए स्पेन जैसा इलाका जो मेडिटेरेनियन सी के पास है, उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा। और इसकी वजह से काफी ज्यादा फ्लडिंग हुई, वहां पर बाढ़ आई। क्योंकि देखिए ये हो क्यों रहा है? डाना जैसा फिनोमेना, जहां पर कोल्ड एयर नीचे आई, वार्म एयर ऊपर गई, यहां पर कई सारे क्लाउड फॉर्म हुए, लगातार बारिश हुई, बाढ़ तूफान सब कुछ आ गया। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि एक तो आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, और खासतौर पे शहरों की वजह से टेम्परेचर और बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसलिए ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं जो आमतौर पे सदियों में एक बार होते थे, या 50 साल या 10 साल में एक बार होते थे, अब हर एक साल होते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़, तूफान, ह्यूमन इकोनॉमिक कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है। और क्योंकि वार्म एयर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है, वार्म एयर बहुत ज्यादा मॉइस्चर की वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल करवा सकती है। इसलिए वार्म एयर उठ के कहां गई थी? कोल्ड एयर नीचे आई थी, वार्म एयर उठी थी, और वो फंस गए थे आपस में। तो यहां बादल बनने लग गए थे, जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर था, यानी बहुत सारा पानी था, और धुआंधार बारिश होती है। तो इसी की वजह से मेडिटेरेनियन में पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हमने देखा, अगस्त में मेडिटेरेनियन सी का हाईएस्ट टेम्परेचर था अभी तक का कभी का। क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर है तो वार्म एयर जो होगी उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा और ज्यादा तूफान आने की संभावना होगी। इसी वजह से स्पेन के आसपास डाना की वजह से इतना तूफान और इतनी तबाही देखने को मिली। तो ये थी डाना की कहानी। कहां है भाई? स्पेन में। स्पेनिश वर्ड से डिराइव होता है ये। अगला टॉपिक है ARIN AP स्टीयरिंग कमेटी। ये क्या है? देखिए, अक्सर हमने देखा है कई लोग ड्रग्स और इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उससे कुछ एसेट जमा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे एसेट जमा करने के बाद कई बार उन्हें पकड़ा जाता है, जो उनका एसेट है फिर उसका होता क्या है, ये देखने का काम असल में ARIN AP करती है। इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया, इसकी स्टीयरिंग कमेटी को, और अब डिसीजन मेकिंग में भारत का एक रोल होगा। ARIN AP असल में करती ही है ये कि जो लोग गलत तरीके से कहीं पर पैसे जमा कर लिए, संपत्ति जमा कर ली, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, इन तरह की चीजों से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, उसकी वजह से एशिया पैसिफिक में जो भी व्यक्ति इस तरह का एसेट जमा करते हैं, उसके खिलाफ उसको एसेट को पकड़ना, कॉन्फिस्केट करना, फ्रीज कर देना। बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो वो फ्रीज कर देना। इसके लिए ग्लोबली जो कंट्रीज हैं आपस में कोलैबोरेट करती हैं, तभी ये हो पाता है। और इसी के लिए ये जो ग्रुप है ये प्रायोरिटाइज करता है ऐसे एसेट को रिकवर करना जो क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाए गए हैं।
ये एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है जहां पर किस तरह से एसेट को रिकवर करना है, क्या बेस्ट तरीके होते हैं जिसके तहत आप कंफर्म कर पाओ कि भाई हाँ ये जो पैसा या ये जो संपत्ति है ये इलीगल एक्टिविटीज से बनाई गई है, इसका पता आपको चल सके। इसमें नॉलेज शेयरिंग एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है कि भाई किस तरह इसको ऑपरेट करना है। ये असल में यूएनओडीसी जो है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों भाई? देखिए, ड्रग्स का जो स्मगलिंग होती है ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा बनाया जाता है और स्मगलिंग से बनाए हुए पैसे के थ्रू जो एसेट क्रिएट किए जाते हैं वो इलीगल होते हैं और इसको रोका जाता है। तो उसी के तहत ये भी यहां पर उनके साथ कोलैबोरेट करके ARINAP इंश्योर करता है कि इस तरह की कोई हरकतें कोई ना करे और अगर करे तो वो पकड़ा जाए। इसके 28 मेंबर्स हैं, सारे इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। इसमें फायदा क्या होता है? इसमें फायदा ये होता है, पहले जैसे इंडिया ने इसको ज्वाइन किया तो इंडिया को अब इंटेलिजेंस मिल पाएगी। देखिए, भारत में जैसे मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं जो भाग गए, या कई ऐसे और, जैसे मान लो विजय माल्या की बात कर लो, इनके कुछ एसेट्स अगर इलीगली बनाए गए हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं। इंडिविजुअल देश छोड़ के भाग रहा है, उसकी एसेट कंपनी जो इलीगली एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रही है किसी दूसरे देश से, इसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारी लॉ एनफोर्समेंट ED को सहायता मिलेगी कि भाई कहां पर ये सब हो रहा है, कैसे इसको पकड़ना है। तो आपको फंक्शनैलिटी, बेनिफिट्स, आपको इन्वेस्टिगेशन बेनिफिट्स, डेटा शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग सब प्राप्त होती है। इसमें एक और नेटवर्क है, कैम्पटन एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क, कैरिन। कैरिन असल में कई सारे जैसे लॉ एनफोर्समेंट है, ED हो गई इंडिया की, मानो US की कोई है या UK की कोई है, या जुडिशियल कोई ऐसे ग्रुप्स हैं, इन सब का नेटवर्क है। तो इसमें एक देश दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करता है कि कैसे ऐसी एक्टिविटीज को रोका जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि ये जो एसेट इलीगली बनाए गए हैं इसको जब्त कर लिया जाए, और जब्त करने के बाद इंश्योर किया जाए कि जो जिस गवर्नमेंट का एसेट है उस तक सही तरीके से वापस पहुंच सके। इसके अंदर भी 61 जुरिसडिक्शन है, EU के मेंबर है, 13 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो एरिन नेटवर्क वर्ल्ड वाइड के जो मेंबर्स है वो भी इसका पार्ट है। याद रखिए, दो चीजें हैं। कैरिन एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कंपनीज होंगी, देश भी होंगे। लेकिन एरिन जो है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, एरिन में 28 मेंबर जुरिसडिक्शन है और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर काम करते हैं। याद रखिए, केवल इसमें देश ही नहीं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो कैरिन और एरिन, ये हमने समझ लिया दो चीजें हैं, और ये क्या काम करते हैं कि भाई किस तरह एसेट रिकवरी की जाए, कैसे एसेट को फ्रीज किया जाए, इलीगल एक्टिविटी से जो एसेट्स बनाए गए हैं। इसमें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हेल्प की जाती है, प्रोसिक्यूटर। जैसे होता ही है ना कि आपने पकड़ लिया तो बस काफी नहीं है, फिर कोर्ट में केस चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति का पैसा इलीगली जमा किया गया है, या फिर ये जो व्यक्ति है गलत काम कर रहा था। तो उस देश में जिसमें केस चल रहा है, मान लो इंडिया से कोई व्यक्ति पकड़ा गया, उसके एसेट मॉरिशस में पकड़े गए, लेकिन वो केस चलेगा मॉरिशस में, आदमी इंडिया का है, ठीक है, तो वहां के लॉ अलग है, इंडिया की एजेंसी को पता नहीं होगा यहाँ का लॉ क्या है, कैसे केस को फॉरवर्ड किया जाए। तो उन सभी चीजों में मदद मिलती है, चाहे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हो, प्रोसिक्यूटर हो, जजेस हो, मैनेजमेंट ऑफिसर्स हो, उन सब में हेल्प मिलती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऐसी एजेंसीज का जो आपस में कोलैबोरेट करती हैं। तो कैरिन इसमें हेल्प करेगी, एरिन के थ्रू आप उन चीजों को पकड़ोगे। कैरिन एरिन असल में दोनों ही एक साथ कोलैबोरेट करती हैं। एरिन क्या है, कैरिन क्या है, आई होप समझ गया। एसेट रिकवरी करना, इन सब का काम करना इसकी जिम्मेदारी है, ईडी इंडिया की तरफ से इसका पार्ट है। अगला टॉपिक है सागरमाला परिक्रमा। सागरमाला परिक्रमा में हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया क्यों ना एक मुंबई से टुटीकोरिन की एक ऑटोनमस वोयेज करे, यानी कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं है। तो भारत अपनी जैसे AI का इस्तेमाल, ऑटोनमस व्हीकल्स बनाकर कैसे पूरी की पूरी एरिया को चक्कर काट सकता है, अपनी कोस्ट लाइन को सिक्योर कर सकता है, उसकी तरफ उठाया गया कदम है। क्योंकि भारतीय नेवी अब लगातार चाहती है और ऑटोनमस व्हीकल, सरफेस या अंडर वाटर सबमरीन्स, या ऐसे सर्च करने के लिए ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट हो जो ऑटोनॉमी के तहत काम कर सकें। उसके लिए कोई व्यक्ति वहां होना नहीं चाहिए। तो उसके तहत सागरमाला परिक्रमा शुरू की गई। इसको स्वावलंबन 2024 में लॉन्च किया गया था। स्वावलंबन क्या है भाई? देखिए, इंडियन नेवल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और इंडिया में जो नेवल इक्विपमेंट है वो देश में खुद से बने और सेल्फ रिलायंट हो, इसके लिए स्वावलंबन शुरू किया था। स्वावलंबन मतलब होता ही है सेल्फ रिलायंस एक तरह से। तो इसके अंदर कई चीजें अनाउंस की गई थी, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कई इनिशिएटिव, जैसे कि भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी खुद से भारत में बने। उसके लिए एक अदिति को लॉन्च किया गया था। अदिति एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है कि भाई माइक्रोवेव वेपन्स बनाना या फिर लेजर वेपन्स बनाना भविष्य की लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो उसके तरफ ध्यान देने के लिए अदिति का काम अनाउंस किया गया था। और डिस्क 13 जिसमें AI, मिलिट्री कम्युनिकेशन, ऑटोनोमस सिस्टम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मिलकर कैसे सिस्टम बनाए जा सके, इसके लिए चैलेंजेस बनाए गए थे कि भाई आप ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करो जो मान लो ड्रोन अपने आप ऑपरेट कर पाए, या कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो अपने आप डिटेक्ट कर पाए किसी मिसाइल को। इस तरह की चीजें डिस्क 13 के अंदर अनाउंस की गई थी। आत्मनिर्भर भारत गोल डिसाइड किए गए थे।
नेवी ने लगभग 2000 प्रपोजल को सॉल्यूशन में सॉल्व किया, 700 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। ये सब हुआ था किसमें? ये सब हुआ था स्वावलंबन 2024 में। ये इवेंट था। इस इवेंट के अंदर चैलेंजेस शुरू किए गए, आदित्य 3.0, डिस्क 13, कई सारे टेंडर्स दिए गए। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और यही अनाउंस हुआ था, इसी में अनाउंस हुआ था स्वावलंबन के अंदर सागरमाला परिक्रमा, एक ऑटोनोमस वेसल के थ्रू पूरे भारत के कोस्ट लाइन के चक्कर काटे जाएंगे। फिर और एक चीज है स्प्रिंट एंड आईडेक्स। 2000 प्रपोजल रिसीव हुए थे स्प्रिंट के अंतर्गत और आईडेक्स के अंतर्गत। अब ये स्प्रिंट और आईडेक्स है क्या? देखो, स्प्रिंट के अंदर इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करता है ना डिफेंस में, उसमें क्या इनोवेशन लाए जा सकते हैं, किस तरह भारत में इस तरह का डिफेंस में इनोवेशन हो पाए कि भारत भी डेवलप कंट्री की तरह इक्विपमेंट बना सके, भारत भी खुद मान लो कल को आयरन डोम बना सके, हम जेट इंजन बना सके। इसके लिए हमें जरूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम एक ऊंची छलांग मारें। उसके लिए स्प्रिंट लॉन्च किया गया था। तो स्प्रिंट का मतलब होता है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D, यानी आप ऊंची छलांग मारो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके लिए डिफेंस एक्सीलेंस के ऊपर काम हो रहा है आईडेक्स के अंदर, NIIO, और एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल बनाया गया है इसके तहत। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसको 2022 में लॉन्च किया था। स्प्रिंट का काम यह है कि कैसे जो ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो नीश है, नीश मतलब जो हर जगह इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ ऐसा AI बना दिया या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत बेसिक लेवल पे जिसके ऊपर काम नहीं हो रहा, जो बहुत विशेष स्तर भारत की सेवाओं के अंदर मारक क्षमता बढ़ाएगी। इसके अंदर अलग अलग चैलेंजेस लाए गए, भाई इस चैलेंज को पूरा करो तो आपको इतने टेंडर मिल सकते हैं, या ये प्रूव कर दो तो आपको इसका टेंडर मिलेगा। वो तरह चीजें स्टार्ट हुई स्प्रिंट के अंतर्गत। क्यों हुआ ये सब? ये सब हो रहा है आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और इंडियन नेवी को एक बायर नेवी से एक बिल्डर्स नेवी बनाने के लिए, कि भाई भारतीय नेवी अब खरीदेगी नहीं, खुद का इक्विपमेंट डेवलप करेगी। मैंने एक बात बोली थी, आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये भारतीय डिफेंस सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसमें और इनोवेशन किया जाए, उसके लिए इसे लॉन्च किया गया था, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसमें आप क्या क्या करेंगे भाई? इसमें आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे, इसमें आप स्टार्टअप चैलेंज शुरू करेंगे ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट थिंकर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो भी आकर काम कर सके, वो भी सीख सकेंगे भाई क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो एक बार ना क्लियर करूं भाई, एक है सागरमाला परिक्रमा, समझ गए क्या है, ऑटोनोमस वेसल से भारत के कोस्ट लाइन के चक्कर काटना। एक है स्वावलंबन। स्वावलंबन एक इवेंट था जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई, अदिति 3.0, डिस्क 13, कि आप डिफेंस इक्विपमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे ऑटोनोमस व्हीकल्स डेवलप कर सकते हो, कैसे आप नीश चीजों पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हो, कैसे चैलेंजेस दिए जाते हैं। उसके अंतर स्वावलंबन के अंदर आपकी अदिति स्कीम थी, किस चीज के लिए? कि आप क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करो, नीश सेक्टर के ऊपर काम करो, आप ऑटोमेशन के ऊपर काम करो, स्टार्टअप चैलेंज शुरू करो और पब्लिक पॉलिसी के ऊपर काम करो। इसको अवार्ड भी मिला था पब्लिक पॉलिसी का आईडेक्स को। आईडेक्स की फुल फॉर्म इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस में बढ़ोतरी के लिए इनोवेशन का क्या सहारा लिया जा सकता है, जिससे साउथ कोरिया, जैसे जापान, इजराइल वगैरह करते हैं, हम भी उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो है आईडेक्स। परिक्रमा क्या है, स्वावलंबन क्या है, आईडेक्स क्या है, अदिति क्या है, डिस्क 13 क्या है। आई होप आप समझ गए। ठीक है, यहां डिस्क 13 भी है, आदित्य 3.0 भी है, और इन सब चीजों को हमने। अभी अमेरिका में होने वाले इलेक्शन, 5 नवंबर को इलेक्शन शेड्यूल्ड है और इसीलिए वहां पर अब इलेक्टोरल कॉलेज की बात बहुत तेज तरीके से आगे बढ़ रही है। क्या होता है अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज? देखो, भारत में क्या होता है, लोकसभा से जो आपके मेंबर चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जिसके पास मेजॉरिटी होती है वही अपने लीडर को चुनते हैं और वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। अमेरिका में सिस्टम नहीं है, अमेरिका में अलग सिस्टम है। अमेरिका में सिस्टम ये है कि वहां पर कई सारे इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, आपका जिस इलाके में आप रहते हैं वो इलाका किसी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होगा। उस इलेक्टोरल कॉलेज से एक डेमोक्रेटिक पार्टी से कोई होगा, एक रिपब्लिकन से कोई होगा। आप अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टर को चुनेंगे तो वो जीत जाएगा, या रिपब्लिकन को चुनेंगे तो वो जीत जाएगा। और इलेक्टर करेंगे क्या, ये बाद में डिसाइड करेंगे कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो जैसे भारत में ना हर पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनेंगे। ये जो इलेक्टर होंगे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेंगे, ये सिर्फ लड़ रहे हैं इसलिए कि अगर आप इनको वोट दोगे तो उस प्रेसिडेंट को वोट देंगे। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देना है अगर, तो आप इस एक्स व्यक्ति को एक्स इलेक्टर को वोट दो। कमला हैरिस को अगर इलेक्शन में जिताना है तो वाई जो आपका इलेक्टर है उसको वोट दो। इलेक्टर चुने जाते हैं, वो इलेक्टर किसी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, बस वो चुने इसलिए जाते हैं कि वो राष्ट्रपति को चुन सके। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसमें वो लोग चुन के आते हैं जो राष्ट्रपति को चुनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मान लो अलग अलग मंत्रालय वगैरह वहां जो लीड करते हैं उनको चुनेंगे। तो ये सिस्टम बनाया गया था ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। ऑलरेडी
इंडिया में जैसे राज्यसभा में अलग अलग मेंबर्स हैं, यूपी में ज्यादा है, बिहार में उससे कम है, उड़ीसा में उससे कम है। अमेरिका में हर राज्य जो वहां की जो अपर हाउस है सेनेट, उसमें हर एक राज्य के 2 लोग चुने जाते हैं, हर राज्य के बराबर मेंबरशिप होती है सेनेट में, अपर हाउस में। वहां की राज्यसभा में सब राज्य से 2 लोग चुन के आते हैं। तो इसलिए अमेरिका में इलेक्टोरल सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया, इसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं और इनमें 270 वोट जिसको मिल गया उसकी सरकार बन गई। तो हर जगह 538 इलेक्टर्स में एक डेमोक्रेट पार्टी का होगा, एक रिपब्लिकन पार्टी का होगा। जिसको ज्यादा वोट मिले, जो जीता, वो अपने वाले राष्ट्रपति को चुनेगा और वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। हर स्टेट से जितने उनके कांग्रेस के मेंबर होते हैं प्लस 2 सेनेटर, ठीक है, ये वो मेंबर की बात होती है कि भाई कितने उसमें आपके कांग्रेस के मेंबर हैं और 2 सेनेटर, इतने इलेक्टर हर स्टेट से चुने जाते हैं। तो कैलिफोर्निया से 54 इलेक्टर चुने जाते हैं और वॉशिंगटन डीसी से 3 इलेक्टर चुने जाते हैं। वॉशिंगटन डीसी से 3 क्यों? क्योंकि यहां पर कितने कांग्रेस के मेंबर यहां से चुने जाते हैं। कांग्रेस मतलब हो गई वहां की पार्लियामेंट, एक तरह से वहां की लोकसभा। सेनेट मतलब हो गई वहां की राज्यसभा, कांग्रेस मतलब हो गई वहां की लोकसभा। तो वहां लोकसभा के मेंबर अलग चुने जाते हैं। राष्ट्रपति को चुनने के लिए आपको अलग व्यक्ति को वोट देना है, उसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग हैं उनको पहले पार्टियां नॉमिनेट करती है कि ये हमारा इलेक्टर बनेगा, इसको अगर आप वोट दें तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने के बराबर है। तो जो लोग कांग्रेस के मेंबर हैं वो ऐसा काम नहीं कर सकते, इनके अलावा किसी और को खड़ा करना पड़ता है। इलेक्शन डे में वोटिंग होती है, लोग चुनते हैं अपना इलेक्टर, वो किस पार्टी के इलेक्टर को वोट देने हैं। जो इलेक्टर को वोट देंगे वही उन प्रेसिडेंट को वोट देगा जिसके लिए वो खड़े हो रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का या फिर कमला हैरिस का। और जैसे कोई राज्य में विनर टेक्स ऑल अप्रोच होती है, यानी स्टेट की इलेक्टोरल वोट सीधा जो विनर है उसको जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है कि जो जीता वो सब कुछ ले जाएगा, सारा वोटर विनर टेक्स ऑल। इलेक्टर दिसंबर में मिलते हैं, वोट करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जितने इलेक्टर चुने गए हैं वो जिस कैंडिडेट के लिए चुने गए, मान लो रमेश और महेश 2 लोग हैं, तो महेश को अगर आपने चुना है कमला हैरिस के लिए तो वो जाके कमला हैरिस को ही वोट देंगे। लेकिन हो सकता है कभी कभी महेश का मन बदल जाए और फेथलेस बन जाए, तब वो डिफरेंटली भी वोट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वहां पर कड़ी प्रावधान है, इसकी सजा मिलेगी, भाई ऐसा नहीं कर सकते। जिस कैंडिडेट के लिए आपने प्लेज लिया है, कसम खाई, आपको उसी को वोट देना, उसी के लिए वोट देना पड़ेगा चुने जाने के बाद, ये नहीं कि बदल जाओगे। इसको हमें ये कंफ्यूज मत करना कि एमपी भी बनेगा, एमपी नहीं बनने वाले, ना ही एमएलए बनने वाले हैं, इनकी कहानी अलग है। ये केवल राष्ट्रपति को चुनने के लिए ही बनाए गए हैं। इसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, चुनने का काम खत्म। तो इसलिए इंडिया का सिस्टम अमेरिका से बहुत अलग है। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहां पर फेडरल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्टर कॉलेज होगा, उसको वोट दोगे तो प्रेसिडेंट को चुना जाएगा। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट है। हमारे में इनडायरेक्ट होता है, इनमें भी इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इधर थ्रू होता है इलेक्टोरल कॉलेज, हमारा होता है थ्रू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां भी चुने जाते हैं, यानी वहां की कांग्रेस के लिए अलग से चुने जाते हैं, वो इलेक्शन अलग होता है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, यहां पर फेडरल इलेक्शन कमीशन है। हमारे में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी जिसको सर्वाधिक वोट मिले वो जीता। यहां पर इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके थ्रू चुने जाते हैं लोग। रिप्रेजेंटेशन हमारे में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनके देश में क्या है, पॉपुलेशन के ऊपर है, और सेनेट में बराबर सीट है सबको। हमारे में 5 साल पे इलेक्शन होता है, इनमें 4 साल पे होता है। कांग्रेस का हर 2 साल पे, सेनेट का 6 साल पे, राष्ट्रपति का 4 साल पे। भारत में हर 5 साल पे लोकसभा इलेक्शन होता है, वहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने जाते हैं और वहीं से आपके प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाते हैं। वोटर 18 साल है, इंडिया में भी, अमेरिका में भी। और पॉलिटिकल पार्टी यहाँ मल्टी पार्टी है, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। हम ईवीएम के थ्रू करते हैं, वो पेपर बैलेट के थ्रू करते हैं, जिनमें काफी सारी गड़बड़ियां भी देखी जा रही हैं। हमारे में कोई डिस्प्यूट हुआ, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन सॉल्व करेगा। इनमें भी सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट मिलकर काम करती है, कभी कभी कांग्रेस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। हमारे में कोई फिक्स डेट नहीं है, इलेक्शन रिजल्ट के कुछ हफ्तों बाद ही सरकार बनती है। अमेरिका में 20 जनवरी को इलेक्शन दिसंबर में होगा, 20 जनवरी को सरकार चुनी जाएगी, राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। अब अमेरिका के करीब एक देश है ब्राजील, उसकी बात करते हैं। ब्राजील ने बोला है कि चाइना की बीआरआई का पार्ट नहीं बनेगा। बीआरआई क्या होता है, सोचो, चाइना ने सोचा क्यों ना दुनिया में एक बेल्ट एंड रोड बनाया जाए जिससे सारी दुनिया कनेक्टेड हो। रोड, ट्रक, बिल्डिंग सब हम बनाएंगे और बिजनेस को रन करेंगे, हमारा सामान एक्सपोर्ट होगा, सारी दुनिया जुड़ जाएगी, हम बिजनेस के बॉस बन जाएंगे। ये था बीआरआई। और बीआरआई बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान, श्रीलंका, इटली, ब्राजील सब इसके मेंबर थे। लेकिन अब ब्राजील इससे पीछे हट गया। ब्राजील इंडिया के बाद दूसरा ब्रिक्स का मेंबर बना है, जिसने कहा वो इससे बाहर आ रहा है। क्यों? देखिए, बीआरआई का काम क्या था? बीआरआई का काम था एशिया, अफ्रीका, यूरोप को ये और इवन अमेरिका को जोड़ता आपस में, रोड बनाकर, शिपिंग वेज बनाकर, ताकि ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएं, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जाएं, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब डेवलप हो। लेकिन ये सब चाइना पुश कर रहा था। यहाँ होता यह था कि अगर कोई रोड बनेगा तो चाइना अपने वर्कर्स लेके जाएगा, लेबर्स वर्कर्स, वो रोड बनाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे।
चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स को पुश करता था जहां पर चाइना को फायदा हो, उस देश को फायदा हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा उस देश में, चाइना की वहां पे डिपेंडेंस उस देश की बढ़ जाए चाइना के ऊपर। और इसके अलग अलग कंपोनेंट थे, जैसे इन्होंने पूरी दुनिया में सीपेक बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरेशिया लैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। हुआ ये, यहां पर जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए इन्हें कहते हैं व्हाइट एलिफेंट्स, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन किए गए। हम भाई 8 लेन का आपके लिए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, पर वहां चलने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। आपको अपने ट्रक भेजने, आपने वहां पर एक्सप्रेसवे बना दिया, उससे क्या उस देश को फायदा होगा? नहीं होगा, नहीं हुआ। चाइना ने पाकिस्तान में जाके एक पोर्ट बनाया ग्वादर, बड़ा सा पोर्ट ग्वादर में बनाया, बलूचिस्तान के राज्य में। बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सारा फायदा चाइना लेके जा रही है, वहां की आर्मी लेके जा रही है पाकिस्तान की। तो बलूच के लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने श्रीलंका में एयरपोर्ट बना दिया, नेपाल में एयरपोर्ट बना दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, वहां प्लेन नहीं आते हैं, लोन दे दिया। अब देखो ये सब जो बन रहा है ना, लोन पे बनता है। चाइना पहले बना देगा, बाद में लोन की इंटरेस्ट में आएगा, आप इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे, उस जगह पे कब्जा कर लेगा। तो ये एक जाल सा बनता जा रहा है। धीरे धीरे देशों को पता लग रहा है जाल खतरनाक है। पहले इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में जिसका पार्ट नहीं है। इंडिया और भूटान को छोड़ के बाकी सब बीआरआई का पार्ट है। इंडिया क्यों बीआरआई का पार्ट नहीं? क्योंकि इनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है यहां से गुजरता है ऐसे, ये हमारा कश्मीर है वहां से गुजर रहा है, जो पीओके है वहां से गुजर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा रास्ता है। इंडिया कहना है हमारी जमीन से आप गुजर रहे हो, पाकिस्तान के कब्जे में जरूर है अभी, पर जमीन हमारी है, आप वो नहीं कर सकते। तो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन बाकी दुनिया के सब देश को लग रहा है भाई बड़े अच्छे अच्छे रोड बनेंगे, मॉल बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, पर वो सबका फायदा चाइना उठाता है। और अब एक बड़ा देश इससे बाहर निकल रहा है, कौन? चाइना। अब बीआरआई का नाम पहले था वन रोड वन बेल्ट, तो लोगों को लगता था वन बेल्ट वन रोड, OBOR, इसका मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड। तो लोगों को लगता था ये चाइना एक बेल्ट एक रोड की बात करता है, यानी इसका बॉस कौन होगा? चाइना। तो इसने नाम बदल दिया, कहा नहीं नहीं, सबके हित की बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सब जुड़ेंगे, एक वर्ल्ड को हम एक साथ जोड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे वजह ये थी कि चाइना के बैंक्स लोन देते थे, लोन पर वो चीजें बनती थी और इंटरेस्ट मांगने चाइना फिर पहुंच जाता था। इस चक्कर में श्रीलंका की इकोनॉमी तबाह हुई, बांग्लादेश के ऊपर दबाव बढ़ा, मालदीव्स के ऊपर दबाव बढ़ा, पाकिस्तान तो हमेशा कर्ज में डूबा हुआ है, यूरोप के देशों के ऊपर दबाव बढ़ने लग गए। दुनिया के 150 देशों ने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो देश धीरे धीरे पीछे खिसक रहे हैं। और ब्राजील वो पहला देश है जिसने कहा कि भाई हमें माफ करो, हम इसके पार्ट नहीं बनने वाले। इंडिया हमेशा से कहता है कि आप सीपेक में बना रहे हो जो इलीगल है। ये जो चीजें हैं ये लगातार देशों पर दबाव बढ़ाती हैं। व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट, उन प्रोजेक्ट्स को पुश करते हो जिन प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों पुश किया जा रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों? तो इसका विरोध भारत ने लगातार किया, सॉवरेनिटी खिलाफ जाता है, इसलिए इंडिया हमेशा इससे पीछे हटता रहता है। जैसे अलग अलग पोर्ट्स हमने पुश किया, उसका फायदा देशों को नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए कितने क्वेश्चन आप समझे। डाना इज अ वेदर फिनोमेना व्हेन अ पैकेट ऑफ कोल्ड एयर डिसेंड ओवर वार्मर वाटर्स ऑफ मेडिटेरियन सी, ट्रू या फॉल्स? एरिन एपी tracking, freezing, confiscating asset related to criminal activities across Asia Pacific, true या false? Gwadar port is in Iran, true या false? Sprint scheme to boost financial inclusion, false। ये दो ऑप्शन फॉल्स है, तो सही आंसर क्या है? ग्वादर कहां पर है? ग्वादर है बलूचिस्तान में, जो चाइना सीपेक में जो बना रहा है। ईरान में कौन सा पोर्ट है? ईरान में चाबहार है, जो भारत ने डेवलप किया है। स्प्रिंट स्कीम की शुरुआत किस लिए किया गया था? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, कुछ और के लिए? आप मुझे बताइए क्या था कारण। ठीक है, ये था आज का डिस्कशन। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल PW Only ऑफिशियल से मिल जाएगा।